नमस्कार दोस्तों, आज पुनः पहल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं। आज भारतीय संविधान का अगला सेगमेंट जो पूर्व क्लास में हम लोगों ने संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो टॉपिक है वह नागरिकता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक का पूरा जो वर्णन है वह नागरिकता से संबंधित है। अब जब नागरिकता का जिक्र हम करते हैं तो मन में ख्याल आता है कि नागरिकता किसको कहते हैं, नागरिक किसको कहा जाएगा। और जब नागरिक की बात करते हैं तो निश्चित रूप से दो शब्द और आते हैं, एक तरफ नागरिक और दूसरी तरफ आता है कि दूसरा आदमी कौन होगा, तो होगा गैर नागरिक या विदेशी। इसको हम अगर कहें कि गैर नागरिक कहा जाए तो दूसरे भाषा में इसको हम कहें कि विदेशी। तो दो चीज़ों को, नागरिक और विदेशी या गैर नागरिक को लेकर हम चर्चा करते हैं। अब देखिए कि किसी भी देश में, जब किसी देश में उस देश का जो नागरिक होता है उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि नागरिक होगा और ये नागरिक नहीं होगा, तो हम उसके अधिकारों के हिसाब से हम ये निर्णय कर पाते हैं कि नहीं, ये हमारे देश का नागरिक है और दूसरा देश का नागरिक नहीं है। तो जो नागरिक होता है उस देश का उसको लगभग संपूर्ण अधिकार मिला रहता है। और संपूर्ण अधिकार का मतलब अगर देखें इसको, दो भागों में इसका अधिकार को देखें तो एक होता है सिविल अधिकार, सिविल, और दूसरा होता है राजनीतिक अधिकार। अब सिविल अधिकार के बहुत सेगमेंट, बहुत आयाम हो सकते हैं। इसी में आपको सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यक्तिगत अधिकार से लेकर सिविल अधिकार को हम देख सकते हैं। राजनीतिक अधिकार का से क्या है कि वो राजनीतिक गतिविधियों में पूर्णतः भाग लेना, राजनीतिक गतिविधियों में सक्रियता दिखाना, ये सब जो अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आएंगे। बाद में भी हम चर्चा करेंगे कि किन किन अधिकारों को राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत रखा जाएगा। दूसरा चीज़ देखें, अगर हम विदेशी की बात करें तो यह भारत में आ सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन ये संपूर्ण रूप से या नागरिक अगर नहीं है, या विदेशी ही है, तो निश्चित रूप से इनको वह अधिकार प्राप्त नहीं होंगे जो अधिकार हमारे भारत के मूल नागरिकों को प्राप्त हुए थे या होते हैं। अब देखिए कि अनुच्छेद 5 से 11 का है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन सारे अनुच्छेदों की मैं चर्चा अभी करूँगा। लेकिन जो मेन बात इसमें कि ये देख ले कि क्या क्या चीज़ें हैं जो भारत के नागरिक को प्राप्त होती है और विदेशियों को प्राप्त नहीं होती है, तो उसकी हम चर्चा कर लें। तो कुछ ऐसे अधिकार हैं कि जो सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त होता है, बल्कि विदेशियों को प्राप्त नहीं होता है। तो अगर मैं जो प्राप्त विदेशियों को नहीं होता है इसकी चर्चा करूँ तो हमें देखना होगा कि अनुच्छेद 15। अब मौलिक अधिकार में देखेंगे कि 15 में क्या है। इसमें क्या था कि धर्म, मूल वंश, जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह वाला अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये 15 किसको मिलेगा, भारत के मूल नागरिकों को मिलेगा। दूसरा अगर देखा जाए कि अनुच्छेद 16 अनुच्छेद क्या कहता है कि यह सरकारी उपक्रमों में, जबकि भारत के अंदर अगर जो लोक नियोजन के जो कार्य हैं उसमें अवसर की समानता की बात करता है। इसका मतलब है विदेशियों को अवसर की समानता नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 19 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक अभिव्यक्ति, कहीं समागम की अभिव्यक्ति, कहीं सभा करने की आज़ादी, कहीं रहने की आज़ादी, कहीं व्यवसाय करने की आज़ादी, ये जो 19 के अंतर्गत आज़ादियाँ हैं, स्वतंत्रताएँ हैं, यह भी विदेशियों को नहीं मिलेगी। और अगर हम इसको बात करें कि अनुच्छेद 29 और 30 ये क्या है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। जो हम मौलिक अधिकार के अध्याय में जब आएंगे तो इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि संस्कृति का अधिकार क्या होता है और शिक्षा का अधिकार क्या होता है। तो जब इन दोनों की बात किया जाएगा तो हम देखेंगे कि यह भी जो है 29 और 30 भी है, यह भी विदेशियों को नहीं दिया जाता है। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ एंड सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए होगा, विदेशियों के लिए नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी अधिकार हैं वह किसको मिलेंगे, वह भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी मिल सकता है। तो सबसे पहले देखें हम कि कौन कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30 जो विदेशियों को प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें
तो हमने देखा कि नागरिकों को सिविल अधिकार, राजनीतिक अधिकार, इसमें एक चीज़ और देखना होगा हमें एक साथ, ये भी है कि ये जो विदेशी हैं या गैर नागरिक हैं, इनको मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। साथ में क्या होता है, यह किसी भी या विधानसभा हो या सांसद हो या संसदीय क्षेत्र में हो, यह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यह भारत के संवैधानिक पदों पर जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, महान्यायवादी, ऐसे जो संवैधानिक पद हैं उस पर भी विदेशी नहीं रह सकते हैं। अगर ये विदेशी तब तक जब तक क्या भारत के अंदर नागरिकता ग्रहण नहीं कर लेते हैं, तब तक यह उस ऐसे किसी पदों पर यह नियुक्त नहीं किए जा सकते। तो दो चीज़ें क्लियर हुई आपको, एक तो नागरिक जो भारत के मूलतः होते हैं उनको सिविल अधिकार, राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जो गैर नागरिक होते हैं उनको सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। कुछ ऐसे अधिकार उनको भी प्राप्त होते हैं, लेकिन जो अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं वह हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और 29 और 30। बाकी के मौलिक अधिकार उनको भी प्राप्त हैं समय समय पर, लेकिन वह मौलिक अधिकार एक भारत के अंदर आकर भ्रमण करने या कुछ दिन रहने के लिए मिलते हैं, न कि उनको सरकारी नियोजन में, न तो उनको संस्कृति या शिक्षा से संबंधित है, न तो उनको कहीं पूरे भारत में विचरण करने के साथ साथ व्यवसाय करने के लिए, रहने के लिए वो सब आज़ादियाँ उनको प्राप्त नहीं होती हैं। ये चीज़ मैं प्रश्न की बात कर लूँ कि बहुत इंटरेस्टेड जो इसका प्रश्न बनता है अक्सर, वह है कि यह अध्याय 2 में, यानी भाग 2 में, इसको कहा जाए भाग 2 यह अध्याय, तो कई बार प्रश्न पूछे है। 2018 के पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी प्रश्न पूछा है कि नागरिकता संबंधी अधिनियम भारत के संविधान के किस भाग में मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब ऐसी कोई बात हो तो अनुच्छेद भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक का जो विस्तृत ब्यौरा है वह नागरिकता से संबंधित है। यह हुआ हमारा सामान्य बात। अब हम बात करते हैं कि आखिर में कि यह जो नागरिकता है कैसे मिलती है, या कैसे नागरिकता को हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे, किनको हम भारत का नागरिक मानेंगे। तो हम देखेंगे कि अगर भारत के नागरिक मानना तो हमें 3-4 तरह के प्रावधान हैं जिनके तहत हम भारत के नागरिक को डिफाइन कर पाएंगे कि ये लोग भारत के नागरिक हैं या जो हो सकते हैं। शुरुआत में अब देखिए कि हम नागरिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इनके लिए कम से कम 4 तरीके की बातें हैं। पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, 4 तरीके से भारत में नागरिकता प्राप्त हुई थी शुरुआती दौर में। कैसे? पहला चीज़ है कि अगर 26 जनवरी 1950 अर्थात जिस दिन भारत का संविधान भारत में लागू हुआ, उस दिन तक जो लोग भारत के अंदर निवास करते थे वो सब भारत के नागरिक माने गए। उसके पहले के लोग भी माने गए। उसी को देखना है हमें कि उसमें शर्तें क्या हैं कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व सभी लोग भारत के नागरिक माने गए जिनके माता पिता या दादा दादी या उनके परिवार से कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर निवास कर रहा हो। इसका मतलब क्या होगा कि जन्म उसका भारत में हुआ हो, अर्थात वह व्यक्ति नागरिक होगा जो जन्म भारत में, जन्म क्या हो उसका, इसका जन्म भारत में हुआ हो, और या ऑब्लिक में है, या इसके माता पिता या इसके दादा दादी कोई भी भारत के अंदर पैदा हुआ हो या भारत के अंदर रह रहा हो, या 26 जनवरी 1950 के पहले की बात है, वह भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी 3 शर्त कौन कौन हुए? पहला शर्त क्या हुआ कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, वो नागरिक माना जाएगा, या इसके माता पिता दोनों भारत में जन्मे हो, वो नागरिक माना जाएगा, या माता पिता के अलावा कोई भी माता या पिता भारत में जन्म लिए हों तो यह भारत का नागरिक माना जाएगा। और भारत के संविधान लागू होने के पूर्व 5 वर्ष से लगातार भारत में वो निवास कर रहे हों तो ये भारत के नागरिक माने जाएंगे। पहला शर्त। दूसरा चीज़ इसमें है कि दूसरा जो शर्त इसमें है नागरिकता को लेकर, वो यह है कि 19 जुलाई 1948 डेट है इसमें कि 19 जुलाई 1948 से पहले
कोई पाकिस्तान से भारत आया हो, कोई पाकिस्तान से भारत आया हो और उसके माता पिता या दादा दादी कोई भी एक आदमी या दोनों भारत में पैदा हुए हों, भारत में पैदा हुए हों, तो क्या होगा इसमें। और जो 19 जुलाई 1948 के पूर्व जब ये भारत में आया हो और लगातार 6 माह से भारत में रह रहा हो, ऐसे व्यक्ति भी भारत के निवासी माने जाएंगे या भारत के नागरिक माने जाएंगे। मतलब पहले में क्या था कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता भारत में रह रहे हों या माता या पिता में से कोई भी व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो, रह रहा हो, और तीसरा चीज़ कि लगातार वो 5 वर्ष से भारत के संविधान के लागू होने से पूर्व 5 वर्ष तक लगातार भारत में रह रहा हो, ऐसे लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। 19 जुलाई 1948 के पूर्व पाकिस्तान चला गया हो और उसके माता पिता या उसके दादा दादी कोई भी पूर्व भारत, मतलब कि जो अभी विभाजित भारत था उसमें वो निवास कर रहे हों या उसमें वो पैदा हुए हों, ऐसे लोगों को भी भारत का नागरिक माना गया, बशर्ते वो 6 महीने लगातार 6 महीने से वो भारत में निवास कर रहा था या कर रहा होगा, ऐसे व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना गया। तीसरा कंडीशन ये था कि 1 मार्च 1947 अभी क्या है, हम चूँकि अगस्त में आज़ाद हुए 47 में, लेकिन ये 1 मार्च आज़ादी से पहले की बात कर रहा है कि 1 मार्च 47 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो, और फिर वो लौट कर चला आया हो, और लौट कर आने के बाद वह अपना भारत में पंजीकरण के लिए आवेदन दिया हो और आवेदन देने की तिथि से 6 महीने पहले से भारत में रह रहा हो। कंडीशन क्या है, 1 मार्च 1947 के बाद वो पाकिस्तान गया हो, पुनः लौट आया हो, और लौट आने के बाद वह भारत में रहने या भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण के माध्यम से आवेदन दिया हो, और आवेदन देने के साथ साथ वो 6 महीने से लगातार भारत में रह रहा हो, ऐसे व्यक्तियों को भारत का नागरिक मान लिया गया है। यानी कि 3 कंडीशन हमारे सामने आ गए। चौथा क्या है कि अगर ये मान के चलते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नागरिक मानने की बात हो रही है कि उसके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, जब भारत विभाजित नहीं हुआ था, आज़ादी के पहले भारत में किसी के माता पिता उनके दादा दादी पैदा हुए हों और वह कूटनीतिक तरीके से भारत में पंजीकरण के लिए आवेदन किया हो, तो ऐसे व्यक्तियों को भी भारत का नागरिक माना जाएगा। 4 तरीके की बात हम लोग कर लिए। पहला चीज़ क्या था कि पहला कंडीशन क्या है कि जो भारत में जन्मा हो, ना जन्मा हो, तो उसके माता पिता में से कोई एक जन्मा हो और वह विगत 5 वर्षों से संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में निवास कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति भारत के नागरिक माने जाएंगे। दूसरा कंडीशन क्या था कि 19 जुलाई 1948 के पूर्व जो पाकिस्तान से भारत चले आए थे और वो लगातार 6 महीने से भारत में रह रहे थे, ऐसे व्यक्तियों को भी भारत का नागरिक माना जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या था कि 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत से पाकिस्तान गए और पुनः पाकिस्तान से भारत लौट आए, लेकिन लौटने के बाद वह आवेदन किया और आवेदन करने के बाद लगातार 6 महीने से भारत में रह रहे थे, ऐसे लोगों को भारत का नागरिक मान लिया गया। चौथा कंडीशन है कि किसी के माता पिता या दादा दादी भारत में उसके निवास कर रहे हों, पैदा हुए हों और वह व्यक्ति भारत में पंजीकरण के माध्यम से आवेदन किया हो, और ऐसे व्यक्तियों को भी कूटनीतिक तरीके से अगर वो आवेदन किया है, मतलब डिप्लोमेसी के तहत कहा सके राजदूत, जो हम विभिन्न देशों में हम देखते हैं कि हमारा एक राजनयिक केंद्र होता है, तो अगर राजनयिक केंद्र के माध्यम से कोई आवेदन किया है तो वैसे व्यक्तियों को भी भारत का नागरिक मान लिया गया है, माना जाता है कि भारत का नागरिक वह होगा। अब देखिए, ये हुआ हमारा कंडीशन इसमें कि अन्य, इसके अलावा क्या है, कुछ और प्रावधान है। क्या प्रावधान है? ये तो हमारा हो गया कि ये पहला चीज़ की ये अनुच्छेद 6 में बात थी। अनुच्छेद 6 कहता है कि 19 जुलाई 48 के पूर्व की बात। फिर अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि 1 मार्च 47 के बाद
जो भारत से पाकिस्तान गया और पुनः वापस आ गया, उसकी बात करता है। और इसके अलावा अगर हम देखें कि हमने जब कहा कि वैसे व्यक्ति जिनके माता पिता या दादा दादी भारत में पैदा हुए हों या रह रहे हों, वैसे व्यक्ति कूटनीतिक तरीके से अगर पंजीकरण करने का आवेदन देता है और पंजीकरण हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक मान लिया जाता है। उसका जिक्र जो है वह क्या है, यह कूटनीतिक तरीके से जब बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 8 में इसका जिक्र दिया गया है। तो यह अनुच्छेद 6, 7, 8 कैसे नागरिकता प्रदान की जाती है इसकी बात करता है। दूसरा चीज़, कुछ अन्य प्रावधान भी हैं नागरिकता के, उसकी बात कर लिया जाए कि कैसे कैसे और भी क्या ऐसे प्रावधान जिसमें हम नागरिकता छोड़ सकते हैं या ले सकते हैं। अब देखें कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। पहला कौन सा व्यक्ति नागरिक नहीं होगा, वो कहता है कि अनुच्छेद 9 कहता है कि जो स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लिया हो। स्वेच्छा से जो अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेगा, अनुच्छेद 9 में इसका मतलब क्या हुआ, स्वेच्छा से जो अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेगा वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। और साथ में क्या है कि प्रत्येक नागरिक जो भारत का नागरिक है और यदि संसद समय समय पर कोई विधि बनाकर उसको वंचित कर सकती है या उसको नागरिकता के जो आधार है उसको चेंज कर सकती है, इसका भी जिक्र कहाँ पर किया गया, अनुच्छेद 10 में किया गया है। अर्थात संसद को शक्ति है कि वह समय समय पर नागरिकता से संबंधित कानूनों को परिवर्तित करती रहे या बदल सकती है। यह अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11 में एक और बात कही गई है कि संसद नागरिकता के अर्जन और समाप्ति, मतलब नागरिकता को प्राप्त करना और नागरिकता को स्वेच्छा से या इनकार कर देना, नागरिकता को समाप्त कर देने के संबंधित भी कानून समय समय पर संसद बना सकती है। यह अनुच्छेद 11 जिक्र करता है। अर्थात हम देखें कि 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये जो अनुच्छेद हैं वो भारत में नागरिकता से संबंधित हैं, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों की बात करते हैं। अब प्रश्न आता है कि आखिर में कुछ और चीज़ें हैं इसमें कि ऐसा क्या चीज़ है, कोई ऐसी बात और देखा जाए कि किन किन माध्यमों से भारत में नागरिकता अर्जित किया जा सकता है। मैंने अभी जो जिक्र शुरुआत में हम लोगों ने किया, बात वही है, उसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझते हैं कि मैंने शुरू में कहा कि जन्म के माध्यम से मामला था, फिर वही बात कर रहे हैं कि किन माध्यमों से नागरिकता को अर्जित किया जा सकता है। पहला चीज़ जो है अर्जित करने का, अगर हम कहें कि अर्जन में नागरिकता के अर्जित करने की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पहला होगा जन्म से। मैंने शुरुआत में कहा कि जन्म से, इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है वह जन्म से ही भारत का नागरिक माना जाएगा। पहला चीज़ कि 26 जनवरी 1950 के बाद जितने भी व्यक्ति भारत में पैदा हुए वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि उसके पहले की क्या हालत है, उसके पहले क्या हालत है, तो हम देखेंगे कि 1 जुलाई जन्म से हो गया है 26 जनवरी 1950। अब देखेंगे कि 1 जुलाई 1947 के पूर्व अगस्त में हम आज़ाद हुए, जुलाई की बात कर रहे हैं, तो इसके पूर्व और इसके बाद, इसके पूर्व का मतलब क्या हुआ कि आज़ादी के मिलने के जस्ट पूर्व 1 जुलाई 1947 के पूर्व जो लोग जन्म से भारत में पैदा हुए थे वो सारे भारत के नागरिक होंगे या मान लिए गए। उसके बाद एक चीज़ और इसमें आया था कि एक और इसमें प्रावधान बाद में हुआ कि 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर माता पिता दोनों में से कोई भारत का नागरिक हो, एक चीज़ प्रश्न था कि जन्म से कहाँ से क्या है कि 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1947 से पूर्व जो भी भारत में पैदा हुआ वो सारे भारत के नागरिक माने जाएंगे। एक चीज़ इसमें चीज़ है कि 1 जुलाई 1947 का मतलब हुआ कि 1 जुलाई 1947 के बाद माता पिता में से कोई भी भारत में रहा हो, पैदा हुआ हो, तो उसके बच्चों को स्वतः भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई। क्यों? क्योंकि 47 के बाद
ये पूर्व तो था ही 47 के बाद का मतलब कि फिर आज़ादी, ये 26 जनवरी 1950 की जो बात कर रहे हैं ये उसके बीच की दौरान, इसके बीच का मामला है कि ऐसा अगर उसके माता पिता कोई भी भारत के अंदर रहा हो, पैदा हुआ हो, तो उनके बच्चों को भारत की नागरिकता स्वतः प्रदान कर दी गई। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना होगा कि अगर कोई विदेशी राजनयिक, अगर कोई भारत में विदेशी राजनयिक है और राजनयिक हो और राजनयिक एवं शत्रु देश के, अगर जैसे कोई ऐसा देश जो भारत का दुश्मन देश है, उनके बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। दो चीज़ें निकल के आई, शत्रु देश के किसी भी बच्चों को, किसी भी नागरिक को भारत के नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। और जो राजनयिक का से क्या हुआ कि मान लीजिए कि किसी दूसरे देश के अधिकारी भारत में है, कोई सा राजनयिक उच्चायुक्त तो बैठ के हमारे यहाँ भारत में नौकरी कर रहा है, तो उनके बच्चों को भी भारत में नागरिकता, भारत की नागरिकता देने का या अर्जन करने का अधिकार नहीं होता है। ये चीज़ देखा हमने जन्म से। अगर आप इसको देखें वंश के आधार पर, अगर हम दूसरी बात करें तो वंश क्या होता है कि रक्त संबंधित। वंश का मतलब हुआ कि वंशानुगत, कोई यहाँ से गया, उसका पिता यहाँ रहा हो, उसके पिता यहाँ रहा हो, वंशानुगत। जो वंश का सब परंपरा क्या है कि जो वंशानुगत जो बात है कि 26 जनवरी 1950 के बाद या 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो और लेकिन उसके माता पिता, उसके किसी दादा दादी, कोई भी वंश के आधार पर भारत का नागरिक रहा हो, तो ऐसे आधार पर उनको नागरिकता प्रदान कर दी जाती है, नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वह है पंजीकरण। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पंजीकरण से आजकल सामान्यतः जो नागरिकता प्रदान की जाती है वो पंजीकरण सबसे आसान तरीका हो गया। इसमें क्या क्या प्रावधान हो सकता है कि पंजीकरण का माध्यम कि कोई व्यक्ति अगर 7 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो, 7 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो, तो व्यक्ति भारत में आवेदन के माध्यम से पंजीकरण कराकर भारत की नागरिकता प्रदान प्राप्त कर सकता है। दूसरा चीज़ कि अगर कोई व्यक्ति अविभाजित भारत के बाहर रह रहा, अविभाजित भारत, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तब वो भारत में रह रहा और वो फिर आया, पंजीकरण के माध्यम से उसको भी नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति विवाह किया हो, किसी दूसरे देश के महिला या पुरुष से कोई व्यक्ति विवाह किया हो और 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो या रह रही हो, तो ऐसे व्यक्तियों को पंजीकरण के माध्यम से हमें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। और भारत के नागरिक में कि ऐसे मतलब कि पंजीकरण के माध्यम से ऐसे उन सभी व्यक्तियों को भारत का नागरिक मान लिया जाता है जो भारत में 7 वर्ष से निवास कर रहे हों और वो आवेदन करके भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हों। तीसरा चीज़ अब देखिए इसमें कि प्राकृतिक रूप से है। प्राकृतिक रूप से क्या हुआ कि ऐसे देश नेचुरल तरीका क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे देश से संबंधित ना हो, प्राकृतिक रूप से क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति जो शत्रु देश से संबंधित नहीं हो, ऐसे व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, भारतीय सेवा में हो। पहला चीज़। दूसरा कि मान लीजिए कि अभी हमने जिक्र किया कि कोई राजनयिक की बात किया कि उसके बच्चों को नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर कोई विदेशी भारत की सेवा में हो, भारतीय सेवा का मतलब क्या हुआ, भारत के अंदर नौकरी कर रहा हो और वह नौकरी करते के 12 महीना पूर्व, 12 महीना नौकरी कर चुका हो, फिर वह आवेदन किया हो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया हो और वह उसके पहले लगभग 14 वर्ष से भारत में रह रहा हो, वैसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। अंततः बाद में इसको चेंज किया गया कि जो 14 वर्ष का जो समय दिया गया था वो कम करके 11 वर्ष कर दिया गया है, अर्थात 11 वर्ष से कम उसको भारत में नहीं रहना होगा। 11 वर्ष रहेगा तभी उसकी प्राकृतिक अवस्था से उसको कारणों से उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब सबसे जो लास्ट इसका टॉपिक है वो है कि अगर हम इसको कहें कि क्षेत्र के आधार पर इसका से क्या हुआ कि अगर भारत किसी दूसरे देश पर विजय प्राप्त करता है, क्षेत्र का विस्तार करता है,
तो उस क्षेत्र के लोग, जिस पर भारत विजय करता है, उस क्षेत्र के लोगों को स्वतः प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। यह जो मेन बातें थी, जन्म से, वंश से, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक रूप से और विजित क्षेत्रों के या क्षेत्र के विस्तार के आधार पर ऐसे प्रावधान से भारत में नागरिकता प्रदान की जाती है। अब एक बात और हम करेंगे इस पर कि भारत में एकल नागरिकता है। अगर हम देखें आप कि भारत में एकल नागरिकता है, वहीं पर चूंकि भारत संघीय देश है और संघीय देश या संघीय व्यवस्था का एक लक्षण होता है दोहरी नागरिकता। अगर हम अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका को हम देखें कि अमेरिका में केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर नागरिकता प्रदान की जाती है। अर्थात दो नागरिकता का असर क्या हुआ कि उनके अंदर विभेद हो सकता है, राज्य चाहे तो अपने नागरिक के साथ विभेद कर सकता है। संघ की नागरिकता एक रहेगी, लेकिन राज्य अपने अपने नागरिकों के साथ समान अवसर की, समान सुविधाओं की, समान संसाधनों की या जो भी चाहे उनके अधिकारों में विभेद कर सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसी बात नहीं है। भारत में चूँकि संघीय व्यवस्था है, लेकिन संघीय व्यवस्था होने के बावजूद भी भारत में एकल नागरिकता को मान्यता दी गई है। अर्थात कि भारत में राज्य अपने व्यक्तियों के साथ कोई विभेद नहीं कर सकता है। हालांकि संविधान के मौलिक अधिकारों में ऐसे प्रावधानों का जिक्र है कि कुछ आधारों पर से निवास के आधार पर क्या होता है कि राज्य अपने अपने व्यक्तियों को सरकारी नियोजनों में आरक्षण दे देते हैं कि हमारे राज्य का है तो उसको इतना % आरक्षण रहेगा, इतने लोग हमारे राज्य के ही लोग सेवा में आएंगे, तो ऐसे प्रावधान कर सकता है। वैसे लेकिन अगर दोहरी नागरिकता होती तो हर राज्य को अधिकार होता है कि अपने नागरिकों को चाहे जैसे सुविधाओं को, जिस तरह की सुविधाओं को देना चाहे वो दे सकता था, यानी संघ की नागरिकता से विभेद कर सकता था। लेकिन जो एकल नागरिकता है तो इस तरह के विभेद हमारे यहाँ बहुत कम देखे जाते हैं। ये हुआ। और एकल नागरिकता और भी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि कई बार चूँकि जब भारत जब आज़ाद हो रहा था तो भारत की परिस्थितियाँ इस तरह नहीं थी कि भारत चूँकि कई रियासतों में बटा हुआ था और सभी रियासतों को एकत्र करना था। ये खुद बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे देश में, हमारे देश के निर्माताओं के पास। तो वो इसी में व्यस्त थे कि हम पहले भारत को एकजुट करें। अगर दोहरी नागरिकता देते तो फिर तुरंत अलग अलग राज्य व्यक्तियों को बांट कर रख देते। तो एक कारण ये भी था कि भारत में एकल नागरिकता की संकल्पना को अपनाया गया। अगर हम अब थोड़ी बात करें, हम कुछ प्रश्नों का जिक्र करना चाहते हैं। कुछ प्रश्न हमारे पास हैं कि मैं देखूं, कुछ प्रश्नों का जिक्र करता हूं कि कैसे कैसे प्रश्न इसमें पूछते हैं। अब आप देखिए, अगर प्रश्नों की मैं बात करूं तो देखिए कि 2018 में भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। मैंने अभी जिक्र किया था कि क्या कौन सा भाग है, भाग 2। यह 2018 के यूपी PCS में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना होगा हमें। दूसरी प्रश्न की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। देखिए अभी मैंने आपसे बताया कि कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, कि ये पूछा किसमें कि हमारे यहाँ कौन सी नागरिकता प्रदान किया जाता है, एकल नागरिकता। ये कब पूछा है, 1994 के यूपी PCS में ही पूछा है प्रश्न यह। तो यानी PCS के स्तर पर भी ऐसे प्रश्नों का जिक्र होता है। दूसरा देखिए कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है। अब देखिए कि इसमें कि कई विशेषताएं दिया है कि राज्य राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है जो हमारे यहाँ नहीं पाई जाती है, राज्य की एकल नागरिकता है जो हमारे यहाँ नहीं पाई जाती है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। इसका मतलब क्या हुआ, और लास्ट ऑप्शन क्या है कि भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो अब देखिए कि चारों प्रावधान में क्या है कि संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता, यानी एकल नागरिकता से हमारे पास 2 बार प्रश्न पूछ चुके हैं। प्रश्न का नेचर एक ही है, लेकिन प्रश्न का जो भाषा है वो बदला हुआ है। 1994 में PCS ने पूछा था, फिर 2015 में विशेषताओं के तौर पे पूछा, फिर वही उत्तर 2015 में यूपी PCS। इसका मतलब यह PCS के स्तर पर एकल नागरिकता से 2 बार लगातार कुछ अंतराल पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब देखिए ये चलो देखते हैं कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती है। अगर आप इसको देखें कि 4 ऑप्शन हैं कि जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा,
किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा और भारतीय बैंक में धन जमा करने के द्वारा। तो निश्चित रूप से कि भारतीय बैंक में धन कौन जमा कर सकता है, जो भारत का नागरिक होगा, तो नागरिकता प्राप्त करने का कोई माध्यम वो नहीं है। उसके ऊपर के तीनों बात, जन्म द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, विजित क्षेत्रों के द्वारा, यह सब भारत में नागरिकता प्रदान करने के लक्षण है, या भारत में नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान है, आधार है। तो मैं ध्यान रखना होगा। 2-4 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं कि और प्रश्न है इसमें कि प्रश्न से पहले एक चीज़ और मैं पूछ लूँ। अभी हम लोगों ने देखा कि 2019 में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। किस चीज़ को लेकर दिक्कतें हुई थी उसमें कि CAA के जिक्र करेंगे हम लोग, उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं कि भारत में, चूँकि मैंने बताया आपको कि संसद को पूरा अधिकार है कि समय समय पर नागरिकता अर्जन करने के लिए और नागरिकता समाप्त करने के लिए प्रावधान बना सकती है। अब आप देखिए कि वो 2019 में संसद ने कानून बनाया, उसको कहते हैं CAA। क्या था? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाया था इसको, CAA। तो इसमें बड़ा विवाद हुआ। बहुत विवाद क्यों हुआ? क्योंकि विवाद का कारण क्या था इसमें, समझिए सामान्य तरीके से इसको, कि CAA जब आया, एक कानून जब बना, तो कानून में प्रावधान था कि 3 देशों की बात किया। तीनों देशों की बात किया। क्या हुआ? एक पाक मतलब पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा बांग्लादेश। अब देखें हमने कि आखिर में ये 3 देश, अब देखिए 3 देश से सेंस आके सब तीनों जो देश हैं वो मुस्लिम राष्ट्र हैं। अब ये मुस्लिम राष्ट्र था, देख तो पहले तो नाम से ही तीनों है कि हमारा पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, और इन तीनों देशों के अंदर वह लोग जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक का मतलब क्या हुआ? संख्या के आधार पर जिनकी संख्या अल्प है, अल्पसंख्यक का आशय यहाँ प्रयोग हुआ। और उसमें कौन कौन था? 6 लोग। 6 लोग का मतलब कौन कौन था इसमें, ज़रा ध्यान रखिएगा। एक तो हिंदू, दूसरा सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन, यानी 6 ऐसे धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक हैं, जो यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में निवास करते हैं और भारत में शरण लिए हुए हैं। और ये 5 साल से, मतलब उस समय हमें याद रखिए कि हमने जो समय का जिक्र किया था वो मिनिमम 7 साल था। 11 साल जो पहले था कि 11 साल के अंदर रहना चाहिए था, उसको कम करके 5 वर्ष कर दिया गया था कि अगर इनमें से कोई भी, इन 3 देशों में से इतने लोग कोई भी अगर 5 वर्ष से भारत में शरणार्थी है या रह रहा है, वैसे लोगों को भारत में नागरिकता प्रदान करने के जो प्रावधान है उसको सरल किया गया कि ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता बड़ी आसानी से दी जाएगी। लेकिन विवाद क्यों हुआ? विवाद इसलिए हुआ कि जो इस प्रावधान का विरोध कर रहे थे, उनका कहना था कि हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन है। किस बात का? उन्होंने कहा कि जो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि धर्म, जाति, मूल, वंश, धर्म और लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो इन लोगों का कहना था कि इसमें ये जो आधार है वो किसका आधार है? ये धर्म का आधार है। तो कहा कि नहीं भैया, धर्म के आधार को नहीं मानेंगे, इसलिए इसका बहुत विरोध हुआ। और अंततः चूँकि आप देखें कि इसको लागू किया गया और जो विरोध हुआ, विरोध का आधार धार्मिक आधार था। विपक्षी पार्टियों ने कहा कि नहीं, धर्म के आधार पर अगर ऐसा किया गया है तो गलत है। अगर उनको इतना ही शौक़ है नागरिकता में सरल तरीके अपनाने के, तो हिंदू के साथ साथ यहाँ पर मुस्लिमों को भी शामिल किया जाए। अगर ये मुस्लिमों को शामिल कर दिए होते तो संभवतः CAA पर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ होता, या अपने आप ये जो विवाद उठा था वो अपने आप साफ हो गया होता, शांत हो गया होता। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा चीज़ ये, हम प्रश्नों का जिक्र कर रहे थे, अभी प्रश्नों का हम लोग जिक्र कर रहे थे कि दूसरी चीज़ इसमें कि अगर एक चीज़ और आता है कि अगर मान लें कि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है, तो मैंने कहा तो अर्जित करने की हम लोग बात की है, तो नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी, अगर इसकी जिक्र कर लें कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी, तो उसमें भी 2-3 प्रावधान है, हमको समझना चाहिए कि नागरिकता समाप्ति। अब देखो, एक चीज़ है कि स्वेच्छा से
पहला चीज़ क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर लिया है तो वह निश्चित रूप से कि भारत में उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, त्याग कर दिया, किसी और देश में जाकर चला गया, ले लिया, तो उसका अपने आप त्याग मान लिया जाएगा, नागरिकता यहाँ से समाप्त कर जाएगी। दूसरा चीज़ क्या है, फिर इसमें एक और ऑप्शन है बर्खास्त किया जाए। तो बर्खास्त में क्या होगा कि बर्खास्त करने का से क्या हुआ कि सरकार समय समय पर उन लोगों को बर्खास्त कर सकती है, जैसे मान लीजिए कि कोई देश विरोधी कार्यों में लिप्त है या उसको सरकार को लगता है यह व्यक्ति उचित नहीं है भारत के नागरिक बने लायक, तो ऐसे किसी कारण से जो राष्ट्रीय एकता अखंडता को खतरा पहुंचता हो या वह क्या कहते हैं कि भारत के संविधान की इज्जत नहीं करता हो, राष्ट्रीय स्मारकों की इज्जत नहीं करता हो, कुल मिला के अगर मूल कर्तव्यों से इसको जोड़कर देखा जाए तो जो उन मूल कर्तव्यों की पालन नहीं करता है या यूँ कहें कि जो भारत के संविधान का अतिक्रमण करता हो, ऐसे लोगों को भारतीय संसद बर्खास्त कर सकती है नागरिकता के प्रावधान से। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें है कि वंचित करके, वंचित कैसे, वंचित और बर्खास्त में थोड़ी समानता हो सकती है कि वंचित करके, वंचित द्वारा कि कुछ प्रावधानों के तहत फर्जी जैसे उनको वंचित किया जाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत में नागरिकता ग्रहण किया और उसका जो प्रक्रिया अपनाया उसमें फर्जीपन था, उसने जो कागज़ लगाया वो फर्जी था, तो अगर सरकार को या संसद को ज्ञात हो जाता है कि नहीं ये मामला गड़बड़ है, तो ऐसे लोगों को वंचित के द्वारा उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। और दूसरी, अगर कोई व्यक्ति है जो संविधान का अनादर कर रहा है, संविधान को मानने को तैयार नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को भी वंचित के द्वारा ही उनकी नागरिकता उनसे छीनी जा सकती है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में अगर ये शामिल है, इस कारण भी इनको वंचित किया जा सकता है। और दूसरी बात यह कि पंजीकृत नागरिक जो भारत में पंजीकरण लिया हो और 5 साल में ही 2 बार जेल चला गया हो या सजा प्राप्त किया हो, किसी ऐसे कारणों में जो भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता को खतरा पैदा करते हो, वैसे व्यक्तियों को भी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि ऐसा व्यक्ति जो 7 वर्ष से कहीं किसी दूसरे देश में निवास कर रहा हो और भारत के नागरिकता वो लिया रहा हो, उसके मतलब वो भारत का नागरिक भी हो और 7 वर्ष से किसी दूसरे देश में निवास कर रहा हो और भारत में कोई ऐसा एप्लीकेशन या कैसा निवेदन नहीं किया है कि हम पुनः लौट के आ आएंगे, तो ऐसे व्यक्तियों को भी वंचन या वंचित के द्वारा उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है। इस तरह नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान हमारे हैं यह इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन मैंने बताया कि सीधे सीधे प्रश्न पूछता है। कुछ प्रश्नों का जिक्र हम और कर लेते हैं कि अगर आप देखें इसमें तो हम देखेंगे इसमें कि प्रश्न है कि निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। आप देखिए कि कैसे प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने का जो सक्षम है। तो मैंने शुरुआत में कहा अनुच्छेद 11 की बात किया था कि संसद ही नागरिकता से संबंधित, अर्जन से संबंधित, त्यागने से संबंधित कानून बना सकती है। तो ऑप्शन भी दे रखा है, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति या संसद की दोनों विधानसभाएं और संसद दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा संसद ही इसमें उत्तर सही होगा, क्योंकि संसद के पास ही पूरा पावर है कि वह नागरिकता से संबंधित, इसके अर्जन से संबंधित या इसके समाप्ति से संबंधित कोई भी कानून का निर्माण कर सकता है। एक प्रश्न और मैं जिक्र करूंगा इसमें कि मेंस में पूछा है 2017 उत्तर प्रदेश के पीसीएस के मेंस में कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह भारतीय नागरिकता का त्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है,
किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है या सरकार की आलोचना करता है। ध्यान रखिएगा, अभी हमने जिक्र किया था कि किसी की शादी से नागरिकता पे कोई प्रश्न नहीं उठने वाला है, ठीक है, और नई नागरिकता उसको भी मिल जाएगी जिससे वो शादी किया हुआ है। दूसरा चीज़ है कि सरकार की आलोचना करने से भारत में किसी व्यक्ति की नागरिकता नहीं जा सकती है। तो दोनों गलत चीज़ें हैं। इसका दो चीज़ें क्या सही होंगी हमारा, कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है या स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है। तो यह उत्तर प्रदेश पीसीएस के 2017 के मेंस में क्वेश्चन पूछा था, जब यह ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। तो इसका मतलब नागरिकता से संबंधित हम 8-10 क्वेश्चन का जिक्र कर चुके हैं। ये सारे प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएस। एक प्रश्न और पूछा था कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। कितने वर्ष, मैंने कहा शुरुआत में कि 7 वर्ष मिनिमम भारत में जो रहा हो वही भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम के तहत प्राप्त कर सकता था, जो बाद में 7 वर्ष को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो एक चीज़ हो गई। दूसरा चीज़ और इसमें एक प्रश्न और है, भारतीय जो नागरिकता से संबंधित जो अधिनियम बने थे सबसे पहले 1955 में बना, और 1955 के बाद बहुत दिन तक यही काम करता रहा। फिर जब परिवर्तन हुआ तो 1986 में, देखिए नागरिकता से संबंधित एक बार विधेयक बना, बिल आया 1986 में बना, फिर 1992 में, उसके बाद फिर 2003 में, फिर 2005 में, और सबसे लेटेस्ट अधिनियम आया, एक बार और हुआ था 2005 के बाद 2015 में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो चल रहा है सीएए का जो विवाद चला, कोरोना काल में विवाद थम सा गया है, या यूँ कहे कि कोरोना ने इस विवाद को भी शांत करके रखा है। हो सकता है कि समाप्ति के बाद फिर ये विवाद उठकर आए। तो 2019 में सीएए की जब नागरिक संशोधन अधिनियम लाया गया और वो एक्ट के रूप में पास हुआ, तो भी ये विवाद बना। अर्थात 1955, 86, 92, 2003, 2005, 2015, 2019 में नागरिकता से संबंधित संशोधन के लिए, नागरिकता से संबंधित उनके प्रावधानों में संशोधन के लिए संशोधन हुआ है, अधिनियम बना है, जिसको संसद ने ही बनाया है। इस तरह यह नागरिकता से संबंधित जो अध्याय हमारा है वो समाप्त हुआ। आगे जब हम बात करेंगे, जब इसके बाद के जब अध्यायों की हम बात करेंगे, तो कुछ लंबे अध्याय हमारे शुरू होने वाले, जिसका नाम ही है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मूल अधिकार हम कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में सिर्फ एक मौलिक अधिकार का जिक्र करें हम, क्योंकि हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। तो 6 मौलिक अधिकार के लिए कम से कम हमें 5 से 6 लेक्चर चाहिए, तब हम उसको विस्तृत रूप से आपको समझा पाएंगे। ताकि क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर बनते हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई जटिल, पूरे भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा जटिल कोई अध्याय है तो मौलिक अधिकारों से संबंधित ही है। क्योंकि वो ऐसा अध्याय है कि एक तरफ तो हमें अपार स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, लेकिन फिर उन्हीं प्रावधानों में कहीं न कहीं युक्त प्रतिबंध भी लगाता है, निर्बंधन भी लगाता है। तो उस कड़ी को समझना होगा बड़े बारीकी से हम लोगों को। तो अगले अध्याय में हम मिलते हैं मौलिक अधिकार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।